सो आज का जो लेक्चर है मगध एम्पायर पे, उसका सबसे पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं, मगध के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 16 महाजनपद है जो कि हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किए थे। महाजनपद वाले लेक्चर में ये 16 की लोकेशन दी हुई है। और अगर हम देखते हैं तो 16 में आखिरी में जो इमर्ज हुआ विक्टोरियस, ये मगध था। ये आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। आपको रीजंस भी बता चुका हूँ कि मगध ही क्यों विक्टोरियस रहा, मगध की ही क्यों जीता, जब 4 महाजनपद आखिरी में बचे थे जिनमें युद्ध हुए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम ये देख लेते हैं कि 4 महाजनपद जो बचे थे उसमें से एक मगध था, एक कोशाल था, एक अवंती था और एक वत्स था, जैसे कि मैं आपको मेरे महाजन पद वाले लेक्चर में बता चुका हूं। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये मगध, कोशला, अवंती और वत्स जो था, इन चारों के अंदर ये बाकी के जो महाजन पद थे ये समा गए। इन्होंने इनको कॉन्कर कर लिया। बाद में अगर देखेंगे तो इन चारों में फिर लड़ाइयाँ होने लगी और चारों में इमर्ज हुआ विक्टोरियस करके मगध। तो यहाँ पे ये चारों जो थे ये 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी बीसी तक रहे। बाद में मगध जो था ये विक्टोरियस बन गया। इसके पीछे के रीजन क्या है जानने के लिए मेरा महाजन पद वाला वीडियो देख ले। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे पावरफुल स्टेट जो माना जाता है एंशियंट इंडिया का, वो मगध था। ये अच्छे से याद रखेगा। इससे पावरफुल राज्य कोई भी नहीं है मगध से। दूसरी बात यह है कि मगध आज जहाँ पे है वहाँ मगध जहाँ पे पहले हुआ करता था वहाँ पे आज मॉडर्न बिहार है। तो बिहार का जो रीजन है ये मगध वाला रीजन है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जरासंध नाम का एक व्यक्ति था, जरासंध, जिसके नाम आपने महाभारत में सुना होगा। जरासंध का नाम महाभारत में आपने सुना होगा। सो जरासंध के बारे में आपको ये बता दूं कि जरासंध जो था ये बृहद्रथ के बाद का था। बृहद्रथ बृहद्रथ का बेटा जरासंध, ऐसा आप पता चलता है हमको महाभारत से। और देखिए अब ये जो था जरासंध, ये जो बृहद्रथ का बेटा था, इसी ने जो मगध एम्पायर है इसका फाउंडर था। तो इसके फाउंडर जो था वो था जरासंध। जरासंध ने ही इसे फाउंड किया था, मगध को बनाने वाला यहाँ पे ही जरासंध होता है। और दोनों का नाम हम जो सुनते हैं, बृहद्रथ हो या जरासंध हो, ये महाभारत में इनका नाम दिया हुआ है। महाभारत एक एपिक है, एक अगर हम देखते हैं तो महाकाव्य है, रामायण हो या महाभारत हो। सो ये चीजें हमें पता चलती है। तो इस तरह से एक बैकग्राउंड आपको समझता है मगध का। सो मगध का जो फाउंडर था ये बनता है जरासंध। अब हम मगध एम्पायर को स्टडी करते हैं। मगध एम्पायर जब हम स्टडी करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो या आपका कोई भी चीज हो, आपकी जानकारी के लिए हो, तो मगध में 3 डायनेस्टी नॉर्मली पढ़ी जाती है। एक है हरण्यक डायनेस्टी, एक है शिशुनाग डायनेस्टी और एक है नंद डायनेस्टी। सो मगध एम्पायर में हम शुरुआत करते हैं पहली डायनेस्टी जो कि है हरण्यक डायनेस्टी। अब हरण्यक डायनेस्टी का एक मैप हम देख लेते हैं। तो उस टाइम पे जो डायनेस्टी थी ये जितने रीजन पे रूल करती थी वो रीजन को एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो ये मैप है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो पोर्शन है जो ब्राउनिश कलर में आपको दिख रहा है, ये जो पूरा पोर्शन है इंडिया का, इतने इस पे ये हरण्यक डायनेस्टी उस टाइम पे रूल करती थी। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि हरण्यक के बाद जो शिशुनाग डायनेस्टी आई थी वो भी सेम रीजन पे ही रूल करती थी। यहाँ पे लिखा है देखिए, हरण्यक डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी दोनों का मिलकर ये पार्ट बनता है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं तो बिंबिसार। हमको सबसे पहले जिन्हें स्टडी करना होता है वो है बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में मैं आपको जैनिज्म में बता चुका हूं। मैंने आपको एक बार सवाल भी पूछा था कि बिंबिसार और जो महावीर थे उनका क्या रिलेशन था। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। सो बिंबिसार एक पहला फाउंडर बनता है। कहाँ का? तो हरण्यक डायनेस्टी के फाउंडर बनते बिंबिसार। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ईयर दिए 544 बीसी से 492 बीसी, हो सकता है कि ये ईयर कहीं कहीं पे अलग दिए हो। ये मोस्ट एक्सेप्टेड ईयर्स है जो मैंने यहाँ पे निकाले। देखिए एंशियंट हिस्ट्री में ये जो टाइम है, एक इस टाइम तक हमें बहुत ज्यादा ईयर्स पता नहीं थे। इस पे काफी सारा कंफ्यूजन है सभी हिस्टोरियंस को। तो सभी जगह अलग अलग ईयर्स लिखे जाते हैं। सो ईयर्स पे यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, जो बिंबिसार थे उनका मोस्ट एक्सेप्टेड जहां पे उन्होंने रूल किया था वो था 544 बीसी से 492 बीसी तक। अब यहाँ पे हरण्यक डायनेस्टी जो आती है उसके फाउंडर बनते हैं बिंबिसार। बिंबिसार वाज अ फाउंडर ऑफ हरण्यक डायनेस्टी और उसके साथ साथ इस कंटेम्प्ररी एंड फॉलोअर ऑफ बुद्धा। ओके, सो ये याद रखिएगा, जो बुद्धा थे उनके ही वक्त के है बिंबिसार। तो बिंबिसार और बुद्ध का जो वक्त था एक ही टाइम का माना जाता है। एंड ये जो बिंबिसार थे ये एडमायरर थे महावीर के एक तरह से सपोर्टर तो थे ही। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो देखिए, महावीर जो थे इनके और बिंबिसार के बीच में ब्लड रिलेशन था, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो वो उनके एडमायरर तो थे ही, वो जो भी कर रहे थे उनकी काफी तारीफ करते थे बिंबिसार, उनको काफी मानते थे। जब बिंबिसार थे तो ये जो कैपिटल है, जो हरण्यक डायनेस्टी का, या फिर हम कह सकते हैं कि मगध एम्पायर का जो कैपिटल हुआ करता था वो गिरिवराज में हुआ करता था। धीरे धीरे नया कैपिटल बनाया गया था राजगीर। तो गिरिवराज हो गया या राजगीर हो गया, ये जो नाम दिए हुए हैं
यहाँ पे कैपिटल हुआ करता था बिंबिसार के टाइम पे, जहाँ पे ये सिटी जो है राजगृह की, वो सिटी खुद बिंबिसार ने ही बनाई थी। सो गिरिवराज जो है ये राजगीर नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा आप, जो बिंबिसार ने बनाया था। उसके बाद इनको सेनिया कहा जाता था। बिंबिसार को सेनिया क्यों कहते थे? क्योंकि ये पहले ऐसे राजा थे जिनके पास खुद की स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। यानी इनके पास जो आर्मी थी वो ऐसी नहीं थी कि जब युद्ध होगा तभी आपको किसी को भेजना पड़ेगा, बट ये पहले ऐसे राजा बनते जो हमेशा एक स्टैंडिंग आर्मी अपने पास रखते ही थे, और ये उस आर्मी के थ्रू अटैक करते थे। ओके, सो ये इसीलिए इनको सेनिया कहा जाता था, है ना, जिसके पास सेना है वो सेनिया। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मैट्रिमोनियल अलायंस, है ना। तो शादियां करते जाओ। अब देखिए शादियों का महत्व क्या होता है। आप शादियां करते जाओगे अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल ये 4 रीजन है और ये आपका एरिया है। अगर आपने यहाँ के 4 रानियों से शादी कर ली, 4 राजकुमारियों से, सो यहाँ क्या होगा कि ये चारों से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, और आपका इनसे रिलेशन अच्छा हो गया तो कभी आप पे कोई अटैक करता है तो चारों आपको सपोर्ट करेंगे, एक तरह से रिलेटिव ही हो जाएंगे वो सब आपके। सो ये बहुत अच्छा एक अलायंस बनता था उस टाइम पे, मैट्रिमोनियल अलायंस। तो इनको इसको मैट्रिमोनियल अलायंस कहा जाता है, जो शादियों के थ्रू आप किसी को अपना मित्र बनाते हो, अलग अलग किंगडम्स को। सो उसको मैट्रिमोनियल अलायंस कहा जाएगा। ही हैड 3 वाइफ्स, उनकी 3 वाइफ्स थी। एक थी कोशाल देवी, एक थी चेलना, और तीसरी थी खेमा। अब यहाँ पे आपको ये बता दूं कि कोशाल देवी जो थी वो कोशाला का एक किंग था। कोशाला जो है किंग था, उसकी लड़की थी। और एक प्रसन्नजीत करके था, वो उसकी बहन थी। सो प्रसन्नजीत जो थे वो भी कोसाला के जो किंग थे उन्हीं के बेटे थे। यानी एक तरह से देखेंगे कोसाल देवी और प्रसन्नजीत ये दोनों बहन भाई थे, और ये इनकी डॉटर थी। ओके, सो ये कोसाल देवी थी। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि कोसाला, यहाँ पे अगर हम मैप में देखते हैं महाजनपद के, तो यहाँ पे आपको कोशाला दिखता है, ये कोसाला, ये मगध हो गया, कोसाला हो गया। उसके बाद यहाँ का जो प्रसन्नजीत था, उन्होंने काशी अपने कब्जे में ले लिया था उस टाइम पे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बिंबिसार थे, उन्होंने इनके बहन से शादी की थी प्रसन्नजीत की, और प्रसन्नजीत के पास उस टाइम पे काशी था, तो काशी को उन्होंने कॉन्कर करके रखा हुआ था। सो प्रसन्नजीत ने ये जो काशी था ये डाउरी में, दहेज में दे दिया किसको? तो बिंबिसार को, क्योंकि आपने मेरे बहन से शादी की तो दहेज में आपको हम देते हैं काशी। तो इस तरह से जो थे अपना जो बिंबिसार थे, उनको काशी भी मिल गया, तो काशी भी इस टाइम पे मगध में समा गया, है ना। कोसाला से उनके अच्छे रिलेशन बन गए, उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस काफी काम कर रहा था। उसके बाद आपको ये बता दूं कि उन्होंने उसी तरह से चेलना से भी शादी की थी, और चेलना जो थी ये लिच्छवी चीफ थे एक वैशाली के। वैशाली नाम का एक शहर हुआ करता था उस टाइम पे। वो जो जगह थी वैशाली, एक लिच्छवी के पास थी वो। सो लिच्छवी लोगों के पास, तो ये जो थे उनके डॉटर से इन्होंने शादी कर ली, और जो वैशाली था उनसे भी इनके रिलेशन अच्छे हो गए थे चेलना के साथ शादी करने के कारण। और एक शादी की थी जिसका नाम था खेमा। खेमा जो था ये मोदरा करके एक जगह है, मोदरा, जो कि पंजाब में आती है। पंजाब में मोदरा आती थी, वहां के किंग के ये बेटी थी। सो यहाँ पे देखेंगे तो मोदरा जो कि पंजाब के पास है, वैशाली जो बिहार के आसपास आता है, और एक काशी। सो काशी के साथ साथ कोशाला, तो इतने सारे एरियाज पे उन्होंने अपने, एक तरह से हम देखते हैं तो अच्छा अलायंस बना लिया था, एक तरह से अच्छे रिलेशन बना लिए थे। यानी कभी भी वॉर हुआ तो इतने जगह के लोग उनको बचाने आएंगे बिंबिसार के, क्योंकि आखिरकार बिंबिसार उन सबके दामाद लगते हैं। सो दामाद को बचाना तो उनका कर्तव्य हो जाता है, तो ये बचाने आएंगे, इसलिए बिंबिसार को डर नहीं था। अब इनके पास इतने जब पावर बढ़ चुके थे, तो इन्होंने धीरे धीरे एक और महाजनपद जो है इनके आसपास का अंग, अंग पे उन्होंने अटैक कर लिया। अब अगर हम देखते हैं तो काशी तो उनको डाउरी में मिल गया, अंग पे उन्होंने अटैक कर लिया, और ये मगध जो था ये इस तरह से बढ़ने लगा था उस टाइम पे, कई बढ़ाया। बिंबिसार के बाद जो अगले रूलर आते हैं वो होते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो अजात शत्रु का जो टाइम होता है, उनका टाइम 492 बीसी से 460 बीसी, ये मोस्ट एक्सेप्टेड डेट मानी जाती है अजात शत्रु की। अजात शत्रु के बारे में हम थोड़ा सा एक जानकारी ले लेते हैं। अजात शत्रु जो थे ये बिंबिसार के बेटे थे, और चेलना के, है ना। बिंबिसार ने जो शादी की थी चेलना से, उनको ये जो बेटे हुए थे उनका नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने क्या किया था, अपने खुद के पिता को ही मार दिया था। इन्होंने ही बिंबिसार को मारा था और वो रूलर बन गए थे। बिंबिसार को मार देते अजात शत्रु, क्योंकि उनको वहां का रूलर बनना था मगध का। अब यहाँ पे ये मगध के रूलर बन जाते हैं। अब आपको ये पता चल रहा है कि जो इंसान अपने पिता पे अटैक कर सकता है उस टाइम पे, उसकी पॉलिसी हमेशा एग्रेसिव पॉलिसी होगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि अजात शत्रु के जो पिता थे जिनका नाम था बिंबिसार, बिंबिसार की जो पॉलिसी थी वो थोड़ी सी एक मैट्रिमोनियल इस पे चलती थी, तो अजात शत्रु की जो पॉलिसी थी वो एग्रेसिव पॉलिसी थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एग्रेसिव पॉलिसी जो थी, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो काशी था, काशी के ऊपर उनका कंट्रोल आ गया,
है ना? सो काशी तो उनको दहेज में मिली थी बिंबिसार को, पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था। एक तरह से अगर देखेंगे तो इनके जो कह सकते हैं कि जो प्रसन्नजीत थे, जो इनके ब्रदर इन लॉ होंगे, तो ये क्या हो गया कि कौशाल देवी से शादी करने के बाद प्रसन्नजीत ने इनको डाउरी में काशी दिया था, बट काशी पूरी तरह से इनके पास नहीं था। ठीक है, उस पे प्रसन्नजीत और बिंबिसार दोनों का एक तरह से अधिकार मान सकते हैं, बट अजातशत्रु ने क्या किया, काशी के ऊपर सिर्फ खुद का ही कंट्रोल बना लिया। देखिए, पूरा कंट्रोल काशी पे कैसे बनाया, तो इनके जो मैटरनल अंकल थे, यानी इनके जो मामा थे प्रसन्नजीत, अजातशत्रु के, उन पे इन्होंने अटैक कर लिया। अब जिन्होंने अपने पिता पे ही अटैक किया था अजातशत्रु, वो तो आराम से प्रसन्नजीत जो उनके मामा थे उन पे अटैक कर सकते थे, तो इन्होंने प्रसन्नजीत पे अटैक कर लिया। और काशी जो प्रसन्नजीत भी अपनी थोड़ा-सा कंट्रोल दिखाते थे काशी पे, उसको पूरी तरह से जीत लिया अजातशत्रु ने। उसके साथ-साथ बुद्धिज़्म को तो इन्होंने फॉलो किया ही है, बुद्धिज़्म को इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया अजातशत्रु ने, ये बात एक अलग है। बुद्धिज़्म को लेके काफ़ी लगाव भी था अजातशत्रु को। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, मैंने बुद्धिस्ट काउंसिल वाला लेक्चर लिया हुआ है, वो राजगृह में हुआ था, ये भी आपको पता है। तो राजगीर या फिर राजगृह क्या है, कहाँ है, मगध में है, ये भी बता चुका हूँ, किसने बनाया है, ये भी बता चुका हूँ, यहाँ पे ही मैं आपको बता चुका हूँ, ये बनाया था बिंबिसार ने। और यहीं पे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था, वो लिया गया था जस्ट आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा की जैसी डेथ हो जाती है 483 बीसी में, तो फर्स्ट काउंसिल लिया गया था बुद्धिज़्म का। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो इन्होंने काफ़ी वॉर भी जीते थे, है ना? ही वॉन वॉर, बहुत सारे एग्रेसिव पॉलिसी चलाते थे, काफ़ी सारे युद्ध जीतते थे, जैसे कि इन्होंने वाजी जो है, कौशाल जो है, वैशाली जो है, इन सब पे अटैक कर लिया था और इन सब पे अटैक करके इनको डायरेक्ट अपने कब्जे में ले लिया था। जैसे कि आप जानते हैं कि वैशाली तो मैट्रिमोनियल अलायंस से इन्होंने बिंबिसार ने अपना एक अलायंस बनाया था, फ्रेंडली रिलेशन बनाया था, बट इन्होंने उन पे भी अटैक कर लिया अजातशत्रु ने और वो भी जीत लिया। अजातशत्रु ने वैशाली जीत लिया, कोशाला, इवन कोशाला तो उन्हीं के जो उनकी जो माता थी जिनका नाम था चेलना, उन्हीं के पिता का अगर हम देखते हैं तो एक तरह से वो किंगडम था, उसको भी जीत लेते अजातशत्रु, या इनके मामा का किंगडम था वो जीत लेते अजातशत्रु। ये सब इन्होंने काम कर लिया। अगर हम देखते हैं तो इन्होंने एक फोर्ट बनाया था राजगृह पे, राजगीर जो सिटी बनाई थी बिंबिसार ने, उस पे एक किला बनाया था, एक फोर्ट बनाया था, ताकि प्रोटेक्शन अच्छी मिल पाए उनके कैपिटल को। और ये फोर्ट तो फोर्ट बनाया, ऊपर से एक पाटली करके एक जगह है गंगा रिवर के बैंक पे, गंगा रिवर के किनारे, वहां पे उन्होंने जलदुर्ग एक बनाया था, है ना? जलदुर्गम वाटर फोर्ट कह सकते हैं उसको, पानी का किला कह सकते हैं। तो पानी के ऊपर उन्होंने एक फोर्ट भी बनाया था पाटली में, एट ऑन बैंक ऑफ रिवर गंगा, और राजगृह करके भी एक उन्होंने फोर्ट बनाया था। इस तरह से अजातशत्रु ने भी काफी सारा रीजन जो था वो मगध को हासिल करा के दिया था। मगध के पास उसके बाद वाजी, कौशाल, वैशाली, और हम देखते हैं तो और क्या-क्या आ चुका था, तो यहाँ पे पहले तो अलायंस तो काफ़ी लोगों के साथ हो चुके थे। तो इस तरह से और स्ट्रॉन्ग बना दिया अजातशत्रु ने एग्रेसिव पॉलिसी का इस्तेमाल करके। अजातशत्रु के बाद जो हम आखिरी जिनको पढ़ते हैं हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस देके, जो हमारी डायनेस्टी हरण्यक डायनेस्टी उससे, वो है उदयन। उदयन जो रहे ये 460 बीसी से 440 बीसी मोस्ट एक्सेप्टेड डेट है। अलग-अलग जगह अलग-अलग दी हुई हो सकती है, बट ये एक मोस्ट एक्सेप्टेड डेट है। अब ये कौन थे उदयन? तो उदयन जो थे ये अजातशत्रु के बेटे थे। इन्होंने क्या किया, तो इनका जो पहले कैपिटल हुआ करता था, ये हुआ करता था राजगीर में, या फिर राजगृह में, या फिर जिसको कहा जाता है गिरिवराज में। उसको इन्होंने सबसे पहले शिफ्ट किया पाटलिपुत्र में। पटना में जो पाटली करके जो जगह है, पाटलिपुत्र करके जो जगह है, वहाँ शिफ्ट किया था उदयन ने। उदयन के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है बहुत ज़्यादा उदयन को। सो एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है। जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा उतनी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। उदयन ने सिर्फ ये काम इनका इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इन्होंने जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया। अब मगध का जो कैपिटल था वो शिफ्ट हो चुका था और उसको शिफ्ट करने वाले व्यक्ति का नाम था उदयन। उदयन जो थे, इनके बाद और 3 किंग्स भी आए उदयन के बाद। एक अनिरुद्ध थे, एक मांडा था और एक नागदशक थे। सो अनिरुद्ध, मांडा और नागदशक जो थे ये इनके बाद आते हैं उदयन के बाद। इन्हीं के वंश वंश के लोग थे। सो यहाँ पे ये 3 आए, बट उदयन को ही यहाँ स्टडी किया जाता है क्योंकि इन तीनों के वक्त बहुत वीक हो चुका था ये जो हरण्यक डायनेस्टी थी ये। तो मगध के रीजन में जो डायनेस्टी रूल कर रही थी अब तक, हरण्यक डायनेस्टी, वो हरण्यक डायनेस्टी यहाँ पे वीक होते जा रही थी। ये आखिरी रूलर जो नाग दशक थे उन तक हमको समझ गया था। अब क्या हुआ, बहुत वीक रूलर आ चुका था एक नाग दशक नाम का। उसके बाद
ये डायनेस्टी खत्म होने लगी, हरण्यक डायनेस्टी। हरण्यक डायनेस्टी जब खत्म हुई तो नई जो डायनेस्टी आने वाली थी वही रीजन में, वो थी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी कैसी है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले अब हम नए डायनेस्टी को शुरू कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि आखिरी जो बनते हैं, नाग दशक नाम के व्यक्ति बनते हैं जो कि हरण्यक डायनेस्टी के आखिरी रूलर बने। उसके बाद जो आई शिशुनाग डायनेस्टी, उनका जो रीजन है वो भी वही रीजन है जो, क्योंकि इसी रीजन पे इन्होंने डायरेक्टली जो हरण्यक डायनेस्टी था उसको यहाँ से निकाल दिया, उनको यहाँ से हटा दिया और अपने अंडर ले लिया था। नई डायनेस्टी बनी थी शिशुनाग डायनेस्टी। अब हम देखते हैं शिशुनाग डायनेस्टी का नाम शिशुनाग है क्योंकि जो पहला रूलर था यहाँ का, ये डायनेस्टी का, उनका नाम शिशुनाग था। 413 बीसी से 395 बीसी में ये आए थे ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये जो नाग दशक है इनका शायद यहाँ पे रूल जो है, जो हमें पता चलता है हिस्टोरियल सोर्स, जो हिस्ट्री के सोर्सेस है उससे, वो 413 बीसी तक है। अब देखिए श्रीलंकन क्रॉनिकल्स जो है, जो श्रीलंका में जितनी भी चीजें लिखी गई है उसमें डायरेक्टली ये लिखा गया है कि मगध के जो लोग थे वो एक बहुत वीक रूलर जो था नाग दशक, उसको पसंद नहीं करते थे और उसके खिलाफ उन्होंने एक बहुत बड़ा एक विद्रोह कर दिया था, एक रिवोल्ट कर दिया था नाग दशक के खिलाफ। और नाग दशक का जो अमात्य था, उनका जो मंत्री था, उनका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग बहुत अच्छा एक मंत्री दिखता था, उनको पता था कि शिशुनाग काफी पावरफुल है नाग दशक के हिसाब, अगर नाग दशक से कंपेयर किया जाए तो शिशुनाग जैसा व्यक्ति राजा होना चाहिए, नाग दशक जैसा व्यक्ति नहीं। सो इसीलिए लोगों ने इनको, इनके खिलाफ विद्रोह किया और नाग दशक को उस जगह से हटा दिया और उनका जो मिनिस्टर था शिशुनाग, उनको यहाँ पे किंग बना दिया गया। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये जो थे शिशुनाग, ये कौन थे? तो ये मिनिस्टर थे, उसके साथ साथ एक काशी के वाइसरॉय थे। जब देखेंगे आप, हरण्यक डायनेस्टी के पास काशी था, तो काशी का कामकाज संभालने का काम शिशुनाग को दिया हुआ था अंडर हरण्यक डायनेस्टी। वो बाद में किंग बने मगध के। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो कैपिटल थी वो उन्होंने, कैपिटल जो थी वो गिरिवराज में रखी हुई थी। उन्होंने अवंती जो है उसको भी एनेक्स कर लिया, उन्होंने अवंती पे अटैक किया और अवंती को भी जीत लिया। अगर हम एक तरह से देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है अवंती, ये अवंती, तो यहाँ तक पहुंचा देते हैं ये पूरा मगध, तो अवंती को अपने अंडर कर लेते हैं। वो होते हैं शिशुनाग। शिशुनाग ने जब ये किया तो मगध और अवंती के बीच की जो राइवलरी थी वो फाइनली खत्म हुई। इन दोनों के बीच में काफी साल से दुश्मनी चल रही थी और दुश्मनी का कोई रिजल्ट ही नहीं था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे पूरी तरह से एक कमांड नहीं बना पा रहे थे। बट मगध ने शिशुनाग के अंडर अटैक कर लिया अवंती पे और अवंती को भी जीत लिया। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात हुई मगध के लिए कि मगध का एक टेंशन यहाँ पे दूर हो गया। उसके बाद उन्होंने जो कैपिटल था उसको शिफ्ट कर दिया वैशाली में। वैशाली में शिफ्ट कर देते हैं उस कैपिटल को, जो शिशुनाग थे वो गिरिवराज से फिर वैशाली में लाते हैं। सो देखिए कैपिटल क्यों शिफ्ट किया जाता है, कैपिटल शिफ्ट करने से आपको दूसरे जो लोकेशन है, दूसरे जो एरियाज है उसके पास पास आप पहुंच जाते हैं। पास जाने के बाद आप अटैक इजीली कर सकते हैं, इसीलिए कैपिटल शिफ्ट करना है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद जो हम अगले अगले रूलर पढ़ने वाले हैं शिशुनाग के बाद, वो आते हैं काल अशोक। काल अशोक जो थे ये 395 बीसी से 367 बीसी तक ये रहे। ये शिशुनाग के बेटे थे। काल अशोक ने कुछ ज्यादा बड़े काम नहीं किए, बट काल अशोक ने क्या किया, तो जो कैपिटल था उसको पाटलिपुत्र में सबसे पहले शिफ्ट किया। यहाँ पे अगर हम देखते थे इन्होंने कैपिटल लाया था वैशाली में, वैशाली से वापस से पाटलिपुत्र में, वापस से नहीं, वैशाली से पाटलिपुत्र में शिफ्ट करते हैं। वो होते हैं काल अशोक और उन्होंने, उनके वक्त सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैशाली में। हमने ऑलरेडी बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ते वक्त देखा था, काल अशोक के नाम भी आया था। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो पैटर्न थे उसके, वो थे काल अशोक। सो काल अशोक के बारे में ये चीज आपको पता चल गई। काल अशोक को जो थे उनको मार दिया गया, एक पैलेस में रिवॉल्यूशन हो गया था, एक विद्रोह कर दिया था इन्हीं के दरबार में। तो वो जो विद्रोह किया था वो नंद डायनेस्टी वालों ने किया था। तो नंद डायनेस्टी के जो लोग थे वो कौन थे जिन्होंने विद्रोह किया था, अभी आपको पता चलेगा। सो इससे अगर हम देखते हैं तो नंद डायनेस्टी जो थी ये इनके जगह पे आ गई। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं किस तरह से क्या हुआ। सो अब अगली जो डायनेस्टी बनती है उसी जगह पे जो रूल करने आने वाली थी वो थी नंद डायनेस्टी। ओके, सो काल अशोक बन गए यहाँ के आखिरी रूलर, जो कि हमने डायनेस्टी अभी स्टडी की थी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के आखिरी रूलर बनते हैं काल अशोक, और हरण्यक डायनेस्टी के आखिरी रूलर बनते हैं जो हमने पढ़े वो थे नाग दशक।
ओके, सो अब हम आ चुके हैं नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी जो है, इनका मैप आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। नंद डायनेस्टी ने काफी एक्सपेंशन किया था, अगर आप देखोगे तो काफी बड़ा सा मैप ये बना लेते हैं अपना नंद डायनेस्टी। सो नंद डायनेस्टी के बारे में अगर हम जानते हैं तो नंद डायनेस्टी जो है ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी मानी जाती है। अब तक क्षत्रिय लोग रूल करते थे, ये हमें पता चलता है, बट पहले जो डायनेस्टी थी जो कि नॉन क्षत्रिय थी, वो थी नंद डायनेस्टी, जिन्होंने ये रूल किया था। और इसके पहले रूलर थे महापद्मानंद। महापद्मानंद जो थे, इन्होंने ही जो थ्रोन था, जो भी ये था सिंहासन था काल अशोक का, उस पे अपना कब्जा जमा लिया था। तो ये अगर हम चीज देखते हैं तो ये कुछ रिवोल्ट कर गए थे, है ना, तो लोगों को जो भी चीजें हुई उसके चलते जो काल अशोक थे, इनका रूल खत्म हो गया और उनके जगह महापद्मानंद जो थे वो आ जाते हैं। अब हम महापद्मानंद को स्टडी करते हैं, नंद डायनेस्टी के पहले रूलर। 4th सेंचुरी बीसी ये इनका टाइम माना जाता है। बहुत एग्जैक्ट डेट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है हिस्ट्री के सोर्सेस में। अब हम ये देखते हैं कि हिस्टोरियंस भी इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रखते हैं इस डेट में महापद्मानंद के। बट मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी जगह अलग अलग डेट्स दी होगी, बट इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में डेट्स के ऊपर। तो याद रखिएगा, महापद्मानंद जो है ये फर्स्ट रूलर बनते हैं, और इनका टाइम अगर आप लिखते हो कभी एग्जाम में तो 4th सेंचुरी बीसी, इतना याद रख लीजिएगा। इनको फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पहले शहंशाह भारत के, या पहले एम्परर, पहले पूरे देश के, ये माने जाते हैं महापद्मानंद। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक तरह से इन्होंने एरिया जीता हुआ था महापद्मानंद ने। उन्होंने क्या किया था, जो काल अशोक थे उनका मर्डर कर दिया था और खुद राजा बन गए थे। ये एक चीज है महापद्मानंद की। अब मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ कुछ पुराणों में ये भी दिया है कि एक किंग हुआ करते थे शिशुनाग डायनेस्टी के, और एक शूद्र वुमेन थी, उनके बेटे थे ये महापद्मानंद। तो उन्होंने एक कॉन्क्वेस्ट करके, एक बदला करके वो लिया था, जिन्होंने शिशुनाग के कुछ रूलर को मार दिया था और शिशुनाग डायनेस्टी अपने कब्जे में कर ली थी, ऐसा कुछ पुराणों में लिखा हुआ है। सो एग्जैक्टली क्या है ये, इसके सोर्सेस ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये हमें पता नहीं चल सकता कि ये क्या था इनके मन में। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि काल अशोक को इन्होंने मार दिया था और ये किंग बन जाते हैं। हिज ओरिजिन आर नॉट क्लियर, है ना, तो ये कौन थे, क्या थे, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। कुरान में देखिए, फिर से आपको बता देता हूँ कि ही वॉज सन ऑफ लास्ट शिशुनाग किंग, ऐसा भी कहा जाता है। और शूद्र वुमेन और इनके ये बेटे थे। और जैन टेक्स्ट में और ग्रीक राइटर जो थे, जिनका नाम था कुर्शियस, ये जैन टेक्स्ट और कुर्शियस ऐसा लिखते हैं कि ही वॉज द सन ऑफ अ बाबर एंड अ कोर्टेशन, है ना। तो ये जो बाबर थे उनके बेटे थे, और कोर्टेजान जो है, जो कहा जाता है, यानी एक वैश्या थी, उसके ये बेटे थे, ऐसा भी यहाँ लिखा जाता है। सो इनका ओरिजिन कहीं भी क्लियर नहीं है। इनको सर्व क्षत्रिय क्षत्रियांतक ये कहा जाता है। सर्व क्षत्रियांतक यानी पूरे क्षत्रियों का अंत करने वाले, डिस्ट्रॉयर ऑफ और क्षत्रियाज, है ना। तो क्षत्रियांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाले जो थे, ये थे महापद्मानंद। और महापद्मानंद ने नॉन क्षत्रिय होके भी यहाँ पे अपना रूल जमाया था। उसके साथ इन्हें एक रथ भी कहा जाता है, एक रथ, क्योंकि अकेले पूरे रूलर ये होते हैं महापद्मानंद। बहुत ही एक तरह से शूर थे। उनका जो एम्पायर था, ये जो एम्पायर था, अगर हम देखते हैं तो जिसको हम कह सकते हैं कि मगध एम्पायर इस वक्त बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था, बहुत ज्यादा एक्सपांड हुआ था। यहाँ आप देख पा रहे मगध कितना बढ़ाया था यहाँ नंद डायनेस्टी ने। अगर हम मगध एम्पायर का इस टाइम पे अगर हम देखते हैं पूरा महापद्मानंद या नंद डायनेस्टी के टाइम पे अगर एक्सपांशन, तो आपको ये पता चलता है एक्सटेंशन। तो एक कुरु कंट्री से लेके नॉर्थ में कुरु है, तो एकदम साउथ में जाएंगे तो गोदावरी वैली है। उसके साथ साथ मगध ईस्ट में है तो नर्मदा वेस्ट में है। इस तरह से चार बाजू इतने बड़े एक एरिया में ये लोग यहाँ पे आके बस गए थे। तो बहुत बड़ा एक एरिया हमें यहाँ पे पता चलता है, जो कि था नंद एम्पायर का। उसके बाद हम देखते हैं तो इतना सारा इन्होंने, इनका बहुत ज़्यादा एक योगदान रहा। उसके साथ साथ बहुत सारे किंगडम इन्होंने अपने अंडर कर लिए, जिसमें कलिंगा करके भी आता है ना। तो कलिंगा तो आपको पता है, अशोक जो थे वो कलिंगा से बहुत ज़्यादा जुड़े। आगे आप कलिंगा वॉर भी देखेंगे, मौर्य डायनेस्टी जब हम पढ़ेंगे उसमें। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नंद डायनेस्टी के जो वॉर, नंद डायनेस्टी जो थे, इन्होंने अपने अंडर कलिंगा भी ले लिया था। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये पूरा मैप, बहुत बड़ा एक मैप बनता है जो कि बना नंद डायनेस्टी का। अब ये जो थे महापद्मानंद, इनके बाद जो रूलर बने नंद डायनेस्टी के, उनका नाम था धनानंद। धनानंद बनते 329 बीसी से 321 बीसी तक। ये मोस्ट एक्सेप्टेड डेट है। फिर से आपको बता दूं कि बहुत जगह अलग अलग डेट्स दिए, बट दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड रीन ऑफ दैट धनानंद। अब यहाँ पे आपको ही बता दूं कि ही वॉज लास्ट नंद रूलर, आखिरी नंद रूलर जो बनते हैं ये धनानंद होते हैं। ही इज रेफर्ड टू एज
एग्रेम्स एंड सैंड्रेम्स इन ग्रीक टेक्स्ट में इनका नाम दिया है ग्रीक, क्योंकि उस वक्त अगर हम देखते हैं तो ग्रीक जो लोग थे उन्होंने अटैक किया था इंडिया पे। हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर भी आए थे उस टाइम पे, अलग अलग बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिया में आते थे। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो धनानंद के बारे में रेफरेंस दिए हुए एग्रेम्स एंड सैंड्रेम्स करके ग्रीक टेक्स्ट जो है इस नाम से उनको जाना गया है। अलेक्जेंडर जो है इन्होंने इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को इसी टाइम पे, है ना। तो अलेक्जेंडर जो आते हैं वो इसी टाइम पे आते हैं इधर इंडिया पे अटैक करने। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो है ये गंगेटिक प्लेन्स जो है उस तरफ नहीं आ पाई है आर्मी, क्योंकि आर्मी अलेक्जेंडर की, क्योंकि आर्मी ने ही रिफ्यूज किया था ये माना जाता है। हालांकि इसके पीछे बहुत अलग अलग कहानियां हैं, तो अब हमको अलेक्जेंडर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे हम अलेक्जेंडर को जब पढ़ेंगे अगले चैप्टर अगले लेक्चर में, तो आपको थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे दूंगा कि क्या हुआ था। बट यहाँ ये बता देता हूँ थोड़ी सी ऊपर से जानकारी कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए अटैक तो नहीं हो पाए। अदरवाइज अलेक्जेंडर पूरी तरह से नंद डायनेस्टी पे या फिर मगध पे तक तो पहुंच के अटैक करने ही वाले थे, नंद डायनेस्टी पे अटैक होने वाला था। बट आर्मी नहीं बोल रही है तो जाएंगे कैसे। उसके बाद ये भी समझता है हमें कि ये जो धनानंद के वक्त जो एम्पायर था मगध एम्पायर, वो बहुत बड़ा एक एम्पायर मिला था इनको इनके पिता से ही, बट इसको भी डेवलप करने में इनका बहुत ज्यादा एक योगदान था धनानंद का, देखेंगे तो। उसके साथ इनके पास बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, जिसमें ऐसा माना जाता है कि 2 लाख के आसपास इनके पास इन्फेंट्री थे। इन्फेंट्री यानी आप देख सकते हैं जो पैदल चलने वाले सैनिक है वो। कैवलरी इनके पास 20,000 थी, कैवलरी यानी जो घोड़े पे चलते हैं वो सैनिक। 3,000 हाथी थे, हाथी तो काफी सारे थे मगध में, 3,000 हाथी हुआ करते थे, और 2,000 चैरियट्स यानी 2,000 इनके पास रथ हुआ करते थे जिससे ये युद्ध किया करते थे। सो इतनी बड़ी आर्मी देख के आप कोई भी इंसान सोचेगा कि कितना पावरफुल किंगडम है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल रूलर बन चुके थे धनानंद इस टाइम के। और ये भी कहा जाता है कि इट इज सेड टू बी वन ऑफ द 8 और 9 सन्स ऑफ महापद्मानंद, है ना। तो 8 से 9 बेटे थे, और उसमें से एक धनानंद थे, जो कि इन सब में बहुत ज्यादा एक हम देखते हैं तो बहुत पावरफुल थे। सो इन्हीं के पास नंद डायनेस्टी आई। सो उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि महापद्मानंद के ये बेटे तो थे ही। अब यहाँ मैं आपको बता दूं ही बिकेम अनपॉपुलर विद हिज सब्जेक्ट ओविंग टू ऑपरेसिव वे ऑफ एक्सटॉर्टिंग टैक्सेस। टैक्सेस लेने की जो इनकी जो एक तरीका था, या जो जो भी ये अमाउंट ऑफ टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे, उससे जो पब्लिक थी ये काफी नाराज थी इन पे, धनानंद पे। उसके साथ साथ वो खुद शूद्र थे। तो शूद्र थे धनानंद, या फिर शूद्र या फिर नॉन क्षत्रिय थे। अब यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि एंटी क्षत्रिय पॉलिसी इन्होंने चलाई थी। जो क्षत्रिय थे उनको बहुत ज्यादा ये विरोध करते थे, और क्षत्रिय के लोगों के खिलाफ ये कुछ ना कुछ करने की हमेशा सोचते थे। एंटी क्षत्रिय पॉलिसी इन्होंने चलाई, जिसके कारण जो आजू बाजू के क्षत्रिय लोग थे इनके एनिमी बन गए। इनके बहुत सारे एनिमी बन गए, और लोग ये भी कहने लगे कि ये तो शूद्र है, शूद्र कैसे यहाँ पे रूल कर सकते हैं। तो ये सब चीजों के चलते धनानंद को काफी प्रॉब्लम हुए, और प्रॉब्लम होने के बाद फाइनली इन सब का फायदा उठाते हुए एक अच्छी नीति बना के चाणक्य जो थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो धनानंद थे इन्हें फाइनली ओवरथ्रो कर दिया। और यहाँ पे नंद डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और फिर आता है मौर्यन एम्पायर मगध में। सो मौर्यन एम्पायर आएगा नंद डायनेस्टी का। मौर्यन एम्पायर को तो हमें बहुत डिटेल में स्टडी करना है, तो यहाँ पे आप इतना याद रखेंगे कि मगध जो एम्पायर है इसमें नंद डायनेस्टी जो है इसके आखिरी जो रूलर बनते हैं ये बनते हैं धनानंद। इस तरह से नंद डायनेस्टी चली, जिसमें धनानंद रहे आखिरी रूलर नंद डायनेस्टी के। तो इनका ये पीरियड है, और इस तरह से ये पूरा एक इनका एक हम देखते हैं तो ये योगदान रहा काफी सारा मगध रीजन को लेके। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चाणक्य थे उनको भी इन्होंने इंसल्ट किया था, ऐसा भी माना जाता है। चाणक्य को इंसल्ट किया था क्योंकि चाणक्य भी ब्राह्मण थे, और ये किसी ब्राह्मण की सुनेंगे तो नहीं, ये इनका तो पक्का एक तरह से पॉलिसी ही थी। नंद डायनेस्ट धनानंद जो थे इन्होंने चाणक्य को इंसल्ट कर दिया था जब वो उन्हें कुछ सजेशंस देने आए थे। तभी ये कहा जाता है कि उन्हें उनको दरबार से निकाल दिया था, और इसी चीज के चलते जो चाणक्य थे उनको काफी गुस्सा आया था, और उन्होंने ये ठान लिया था कि धनानंद को मैं जब तक यहाँ से निकाल नहीं देता और किसी और किंग को नहीं बिठाता, तब तक मैं अपने जो बाल है उसे नहीं बांधूंगा।
और उन्होंने ये करके भी दिखाया चाणक्य ने। सो उन्होंने उन्हीं के मदद से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो रूलर बन गए मगध के। सो इस तरह से यहाँ नंद डायनेस्टी पूरी तरह खत्म हो गई। सो आज हमने 3 डायनेस्टी पढ़ी जो कि मगध के एम्पायर की थी। अब हम आगे के लेक्चर्स में अब और भी डायनेस्टीज़ पढ़ने वाले हैं। अभी डायनेस्टी का ही अभी लेक्चर शुरू हो जाएँगे। तो हर्यक डायनेस्टी हमने पढ़ी, शिशुनाग डायनेस्टी हमने पढ़ी और नंद डायनेस्टी पढ़ी। ये तीनों डायनेस्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसे अच्छे से स्टडी कीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा।